कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। रूटीन की जो हमारी हरियाणा की करंट की जो क्लासें चल रही है, ये उसी वीडियो का अगला भाग है। आइए करते हैं शुरुआत कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपने साथ कॉपी व पेन अवश्य रखें, ताकि जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे होते जा रहे हैं उनको आप नोट करते चलें। अन्यथा क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं उस समय तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है, लेकिन बाद में जैसे हमें रिवाइज करना हो तो फिर हम कैसे करें। इसलिए कॉपी और पेन अपने साथ और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा। यानी ये आगामी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है राष्ट्रीय बाल महोत्सव। तो यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं पंचकुला, चंडीगढ़, गुरुग्राम और करनाल। ये 4 स्थान दिए हुए हैं। इनमें से जो राष्ट्रीय बाल महोत्सव है कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। क्या है राष्ट्रीय बाल महोत्सव, आइए देखते हैं इसके बारे में। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा। बाल महोत्सव है तो बाल कल्याण परिषद के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रीय बाल महोत्सव का आयोजन है प्रतिवर्ष करवाया जाता है, यानी हर वर्ष इसका आयोजन करवाया जाता है। देखिए ये करवाया जाता है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा। अगर मैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जिक्र करूं तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? श्री कृष्ण ढुल। एग्जाम में 1 नंबर का बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का महासचिव कौन है? श्री कृष्ण ढुल। स्थापना कब हुई थी? 1971 में। ये जो प्रतियोगिता है बाल कल्याण वाली, बाल कल्याण जिसे हमें राष्ट्रीय बाल महोत्सव कहते हैं, क्या है इसमें? ये कोविड-19 के कारण यह प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। पहले क्या होती थी? ऑफलाइन। यानी जब सारे अतिथिगण, सारे मुखिया या जो प्रतियोगिता लेते थे और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे सारे एक मंच पर उपस्थित होते थे। तो क्या दिया हुआ है कि कोविड-19 के कारण क्या होगा? ऑनलाइन होगी। यानी ऑनलाइन के माध्यम से आप इसमें अपनी जो वीडियो है वो डाल सकते हैं। इस बार इसमें 15 लाख बच्चे भाग लेंगे। राष्ट्रीय बाल महोत्सव में इस बार कितने बच्चे भाग लेंगे? 15 लाख। अगर पिछले वर्ष का जिक्र करूं तो पिछले वर्ष इसमें 2 लाख विद्यार्थी या 2 लाख जो प्रतिभागी थे उन्होंने भाग लिया था। है क्या वास्तव में बाल महोत्सव, जो राष्ट्रीय बाल महोत्सव जो कार्यक्रम है, इसमें हरियाणा के जो युवा वर्ग हैं, यानी इस युवा वर्ग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 5 से 8, 9 से 13, 13 से 18 और 18 से 21, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। उनमें से वो क्या करते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी सिंगिंग में रुचि दिखाता है तो अपनी 30 से 35 सेकंड की वीडियो, या कोई एक्टिंग अच्छी करता है, या कुछ खेल के माध्यम से जो गतिविधि जिसमें कुछ विशेष योगदान अपना प्रदर्शित कर रहा हो, इस प्रकार की वीडियो वो ऑनलाइन कहां पर भेजेगा? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के पास भेजेगा जब ये प्रतियोगिता शुरुआत होगी। तो इसका आयोजन हरियाणा के चंडीगढ़ शहर में होगा। आगे देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत यानी मरने के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है? ये आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं भी कि इनमें से किसको मरणोपरांत, मरने के बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया। तो राजेश खन्ना जिनका देहांत हो चुका है, शशि कपूर इनका भी देहांत हो चुका है, ओमपुरी का भी देहांत हो चुका है, और कादर खान इनका भी देहांत हो चुका है। तो जो मरने के बाद में जो दिया गया है, यहां पर हरियाणा का जिक्र है। भाई हरियाणा के कौन थे? तो हरियाणा के थे ओमपुरी। ओमपुरी को मरणोपरांत ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये अवार्ड IIFFB यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया। अंबाला में जन्मे, ये यहां पर ओमपुरी का जिक्र कर रहा है कि अंबाला में जन्मे ओमपुरी
को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और किसके द्वारा दिया जाएगा ये पुरस्कार? IIFFB यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अमेरिका के बोस्टन में प्रदान किया जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि IIFFB किसके द्वारा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा अमेरिका के बोस्टन में दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बताया है ओमपुरी के बारे में। ओमपुरी जिनका निधन हो गया था 2017 में, जनवरी 2017 में, तो इनका संबंध हरियाणा से था। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1950 को अंबाड़ा में हुआ था। HSSC के द्वारा ओमपुरी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसी आधार पे हम ओमपुरी का वर्णन पढ़ लेते हैं। देखिए कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1950 को हुआ था। अपनी विशेष आवाज तथा उत्कृष्ट अभिनय के कारण ओमपुरी थिएटर से होते हुए, यानी थिएटर के माध्यम से कहां पर चले गए थे? फिल्मों में पहुंचे थे, यानी छोटे पर्दे पर काम करते हुए बड़े स्तर पे पहुंच गए थे। और गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य जो 1983 में रिलीज हुई थी, अर्धसत्य में रातों रात मशहूर हो गए थे। यानी इनकी जो एक्टिंग थी कुछ इस प्रकार से थी कि रातों रात ही प्रसिद्ध हो गए थे। काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने इस फिल्म में। देखना अगर समय हो तो। ओमपुरी को ब्रिटिश फिल्म उद्योग ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानिक उपाधि प्रदान की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता भी ओमपुरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिश फिल्म उद्योग के द्वारा दी गई थी। और 6 जनवरी 2017 को इनकी हार्ट अटैक के कारण मुंबई में मृत्यु हो गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ओमपुरी से पूछा गया है कि ओमपुरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? आपके ऑप्शंस दिए हुए मिलेंगे, तो इसमें क्या आएगा? अंबाड़ा से, कि इनका जो जन्म स्थान था वो अंबाड़ा में और मृत्यु हुई थी वो मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रोन उड़ाने को तैयार देश में पहले सर्टिफाइड पायलट्स को ट्रेनिंग कहां पर दी गई है? यानी जो ड्रोन उड़ाते हैं उनके लिए एक पायलट्स का समूह तैयार किया गया था जिसमें 15 पायलट्स थे। तो इसके लिए यानी सर्टिफाइड, उनको प्रमाण पत्र भी दिया है, वो इसमें अपना विशेष योगदान देंगे कि जो ड्रोन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संभव होगी या उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल और गुरुग्राम। ये जो पायलट्स थे 15 पायलट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इनको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो गुरुग्राम में हरियाणा में दी गई थी। सरकार द्वारा ड्रोन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए देश के पहले 15, यानी ये देश के सबसे पहले 15 पायलट्स थे वे सर्टिफाइड। इनका प्रशिक्षण जो दिया गया था वो गुरुग्राम में दिया गया था। और कौन सी अकादमी थी? रेड वर्ल्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि देश के जो पहले 15 सर्टिफाइड पायलट थे इनको ट्रेनिंग किस अकादमी के द्वारा दी गई? तो रेड वर्ल्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी के द्वारा दी गई। दूसरा क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि रेड वर्ल्ड फ्लाइट ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में। और ये जो पायलट्स थे ये देश के पहले 15 सर्टिफाइड पायलट्स थे। ये था हमारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा साहित्यिक अकादमी द्वारा किस कृति को सर्वश्रेष्ठ कृति का दर्जा मिला है? यानी वर्तमान में 2019 के अवार्ड दिए गए हैं, 2019 के, तो 2019 के अवार्ड से रिलेटेड हरियाणा साहित्यिक अकादमी की कौन सी कृति है जिसको सर्वश्रेष्ठ कृति का दर्जा दिया है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं अमर जवान, हरिप्रभा, हरिगंधा और शबद बूंद। अगर हम इन चारों का जिक्र करें तो चारों में से अगर ये कृति है अमर जवान, ये कृति है, और ये बाकी जो है ये मासिक पत्रिकाएं हैं। बाकी क्या है? मासिक पत्रिकाएं। देखिए अगर मैं अलग अलग से जिक्र करूं तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। हरियाणा साहित्यिक अकादमी की मासिक पत्रिका है हरिगंधा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हरियाणा साहित्यिक अकादमी द्वारा किस कृति को सर्वश्रेष्ठ कृति का दर्जा दिया गया है? लेकिन ये तो मासिक पत्रिका हो गई हरिगंधा। आगे दिया हुआ है हरियाणा पंजाबी अकादमी की मासिक पत्रिका है वो शबद बूंद है। यानी शबद बूंद है ये किसकी है? पंजाबी अकादमी की। और यहां पर ये जो जिक्र किया गया है अमर जवान, ये अनिल धरतीपुत्र के नाम से मशहूर, यानी धरतीपुत्र, धरती से इनका संबंध है, धरती। तो
इन्होंने क्या किया है, इनको अमर जवान के लिए क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ कृति का दर्जा दिया है। सर्वश्रेष्ठ कृति एग्जाम में पूछ सकता है, किसके द्वारा है, अमर जवान लिखी गई थी, किसके द्वारा, अनिल धरतीपुत्र के द्वारा लिखी गई थी। और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था, हरियाणा साहित्यिक अकादमी के द्वारा। तो रचित पुस्तक अमर जवान सच्चाई हिंदी की काव्य विधा में सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में चयनित की गई। यानी हिंदी की जो काव्य विधा है इसमें सर्वश्रेष्ठ जो कृति चुनी गई थी, कौन सी चुनी गई थी, अमर जवान चुनी गई थी। आगे देखिए, हरियाणा साहित्यिक अकादमी द्वारा हिंदी व हरियाणवी भाषा में, यानी हिंदी भाषा के लिए और हरियाणवी भाषा के लिए दोनों को अलग अलग से 2017-18 व 2019 की जो श्रेष्ठ कृति है उसके लिए अलग अलग से पुरस्कार घोषित किए गए थे। देखिए आगे इसमें क्या वर्णन दिया हुआ है, अकादमी के द्वारा यानी हिंदी साहित्यिक अकादमी के द्वारा हिंदी में प्रतिवर्ष 6 और हरियाणवी में 4 श्रेष्ठ कृतियों को क्या किए जाते हैं, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी साहित्यिक अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में कितने 6 और हरियाणवी भाषा में कितने 4 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अमर जवान कृति में 725 दोहे व 3 छंद शामिल हैं। किसके द्वारा लिखी गई है, अनिल धरतीपुत्र के द्वारा। और अमर जवान कृति 2019 की हिंदी की श्रेष्ठ कृति के रूप में चयनित की गई है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 की हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी थी, अमर जवान। किसके द्वारा लिखी गई थी, अनिल धरतीपुत्र के द्वारा लिखी गई थी। इनका संबंध हिसार से है, अनिल धरतीपुत्र का। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि खेतों में पराली जलाने पर आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर खेतों में कोई किसान पराली जलाता है तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत कुछ एक प्रोविजन किए गए हैं, दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 5,000, 10,000, 15,000 और 50,000 रुपए। भाई कौन सा है जिसके तहत इसको जुर्माना लगाया जा सकता है, तो 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कोई किसान अपने खेतों में पराली जलाता है। अगर हम पराली ना जलाएं तो इसके कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। देखिए यहां पर वर्तमान में हरियाणा सरकार ने इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत खेतों में पराली जलाने पर 6 महीने की जेल, या तो 6 महीने की जेल हो जाएगी या 15,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा, अथवा या दोनों भी हो सकते हैं। अगर सरकार चाहती है कि इसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो 6 महीने की जेल और 15,000 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला में है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य का जो प्रदूषण नियंत्रण का बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, पंचकुला में। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एनसीआर एरिया है, दिल्ली और आसपास का क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर है जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन का एक लेवल है उससे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और खेतों में पराली जलाने का इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है भाई, वास्तव में हो सकता है कुछ हो या ना भी हो, भाई पराली जलाने की कहानी हो रही है या कुछ और गतिविधियां हैं उसके कारण पोल्यूशन हो रहा हो, लेकिन बताया जा रहा है अगर हम खेतों में पराली ना जलाएं तो इसके कुछ एक बचाव के उपाय हैं। पहला, राष्ट्रीय नीति का पालन करें। भाई पोल्यूशन अगर कम होगा तो हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो भी बढ़ेगी। और खेतों में अगर पराली ना जलाएं तो क्या करें, पहला राष्ट्रीय नीति का पालन करें, यानी जो सरकार समय समय पर जो नीतियां बनाती है उनका अनुसरण करें, उनका फॉलो करें। दूसरा दिया हुआ है पराली को जलाने की बजाय इसे जैविक खाद बनाएं, यानी जैविक खाद बनाने से क्या होगा, इसका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल हो जाएगा, तीनों ही हो जाएंगे। इसका उपयोग बायोमास एनर्जी छत पर बनाने यानी छत बनाने और मशरूम की खेती करने के लिए पराली का हमें प्रयोग करें। अब जैसे वर्तमान में अगर हम आज की तारीख का ही देखें तो हरियाणा के धारूहेड़ा रेवाड़ी जिले का जो पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर, जिससे हमें हमारी जो वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें ऑक्सीजन और प्लस जो धुएं की मात्रा है उसको मापा जाता है पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा। इसमें जो धारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित है का लेवल 494 था जो सबसे खराब है, जबकि पंचकुला का पीएम लेवल 160 है जो कि सबसे कम है हरियाणा का। अगर यहां पर देखिए पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई क्वालिटी 0 से लेकर 50 तक है तो गुड है, अच्छी है।
अगर हवा में पीएम की मात्रा कितनी है, 0 से 50 के बीच में है तो अच्छी है, अगर 51 से लेकर 100 तक है तो मॉडरेट है यानी मध्यम है, कुछ कुछ ठीक कह सकते हैं। अगर 101 से लेकर 150 तक है तो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप से, यानी हमारे जो शरीर के जो संवेदनशील भाग हैं उनके लिए क्या है, अस्वस्थ है। संवेदनशील भाग है जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है उनके नुकसान, उनके लिए ज्यादा ये नुकसानदायी है, जैसे हमारी आंखों के लिए, कानों के लिए, नाक के लिए, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं। क्योंकि आंखों में अगर लगातार धुआं जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारी आंखें, उनमें जलन महसूस होगी और जो आंख का जो IQ लेवल होता है जो देखने का, वो भी डाउन हो जाएगा। आगे जैसे यहां पर जिक्र किया कि जो PM लेवल 494, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर 151 से 200 तक है तो अनहेल्दी है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारा जो वातावरण है उसमें जो PM है उसका लेवल कितना होगा, 151 से 200 होगा तो अनहेल्दी होंगे। और 201 से अगर 300 हो जाए तो वेरी अनहेल्दी, बहुत ही अस्वस्थ, यानी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। और 300 प्लस से अगर PM का लेवल है तो क्या होगा, हैजार्डस, यानी खतरनाक, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए जहां से जितना कम हो सके हम पोल्यूशन को कम करें ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, दूसरा हम बीमारियों से बचे रहें, चाहे इसका कारण किसानों की पराली हो या कोई और दूसरा बड़ा कारण हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 में लागू हुआ था कानून जिसका नाम था हरकोका, सरकार ने वापस ले लिया है। तो हरकोका जो कानून है ये सरकार ने वापस ले लिया है। इस कानून का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे। पहला भ्रूण हत्या पर रोक, दूसरा जन शिकायतों से संबंधित है, तीसरा दिया हुआ है बाल विवाह पर रोक और चौथा दिया हुआ है अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए। क्या था कि 2019 में हरकोका एक कानून लागू किया था हरियाणा सरकार ने, और इसको वापस इसलिए ले लिया क्योंकि जो अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जो बनाया गया था इसमें कुछ एक कमियां रह गई, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि इस कानून को दोबारा से बनाया जाएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कानून था जिसको हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया, तो वो था हरकोका। अब हरकोका है क्या, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक है, जिसे क्या कहते हैं, हरकोका, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, हरकोका कहते हैं। भी ये बनाया कब गया था, 9 अगस्त 2019 को बनाया गया था, विधानसभा में पारित किया गया था, परंतु प्रदेश सरकार ने इसे नवंबर 2020 में इसे वापस ले लिया है और इसकी जगह संशोधित विधेयक को लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना की ऑनलाइन शुरुआत कर रही है। भी ऐसी कौन सी योजना है जो ऑनलाइन स्टार्ट कर रही है। योजनाएं इसमें दी हुई है, पहला है जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना, दूसरा है KMP का विस्तार, तीसरा है PHC की संख्या को बढ़ाना और डी है सभी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ऑनलाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन। इनमें से कौन सी है जो ऑनलाइन हरियाणा सरकार योजना स्टार्ट कर रही है, तो इसमें दिया हुआ है जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। भाई सरकार इसी को ही क्या कर रही है, ऑनलाइन तैयार कर रही है, क्योंकि जमीन की अभी अप्रैल मई की बात है, जब लॉकडाउन के बाद में ये खुले थे तो उसमें पाया गया था कि जो रजिस्ट्रियां हैं उनमें धांधली हो रही है जमीनों की जो रजिस्ट्रियों को लेकर, इसलिए सरकार ने इस प्रोसेसिंग को एक बार रोक दिया था और दोबारा से नए सिरे से इसको ऑनलाइन स्टार्ट कर रही है। तो ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट था हरियाणा सरकार का। इसमें दिया हुआ है अभी KMP का विस्तार, KMP का मतलब होता है कुंडली, M का मानेसर और P का पलवल। ये दिल्ली के अंदर, मान लीजिए दिल्ली है पूरी और दिल्ली, ये अंदर दिल्ली है ये पूरी, और दिल्ली से बचने के लिए यानी दिल्ली के ट्रैफिक से बचने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी, इसका नाम दिया था KMP, कुंडली मानेसर पलवल। ये लंबाई दी गई थी इसकी 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर KMP की लंबाई। तो अब क्या था कि दिल्ली में जाने के बजाय जो ट्रैफिक थे वो यहां से होकर आराम से बाहर निकल पा रहे थे, यानी दिल्ली में जो जाम की स्थिति उससे निपटने के लिए KMP का विस्तार किया गया था। लेकिन ऑनलाइन विस्तार नहीं होता भी सड़कों का, ये ऑफलाइन है। आगे है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनकी संख्या को बढ़ाना। वर्तमान में हरियाणा सरकार PHC की संख्या को बढ़ा रही है, लेकिन ऑनलाइन नहीं बढ़ा रही है, भी इनका क्या है, इनको बनाया जा रहा है।
तो इसलिए क्या जाएगा कि कौन सी योजना कि जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। यानी इसमें बहुत ज्यादा घोटाले हुए थे और उन घोटालों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। आगे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा में मनरेगा की दैनिक मजदूरी कितने रुपए है। यानी वर्तमान में हरियाणा को कितने रुपए की जो दैनिक मजदूरी है मनरेगा के तहत वो कितनी मिलती है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 286, 309, 281 और 168। अगर मैं 309 रुपए का जिक्र करूं तो वर्तमान में हरियाणा में दैनिक मनरेगा मजदूरी है। अगर मैं 281 का जिक्र करूं तो 281 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 309 रुपए कर दी गई थी। और 168 का अगर यहां पर मैं जिक्र करता हूं तो 168 बिहार व झारखंड, ये दो स्टेट हैं जहां पर मनरेगा की मजदूरी सबसे कम है। क्या मनरेगा, इसके तहत हमें कितने दिन काम मिलता है। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इसकी शुरुआत जब हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 2009 को। तो जो ये मनरेगा है इससे पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था। ठीक है, नरेगा कब स्टार्ट हुई थी, 7 सितंबर 2005 को स्टार्ट हुई थी और इसका नाम बदलकर 31 दिसंबर 2009 को क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। और मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक मजदूर को साल में 100 दिन काम मिलता है। और हरियाणा में इसकी जो लेबर है, इसकी जो दैनिक मजदूरी है 309 रुपए, ये भारत में सबसे ज्यादा है। यानी मनरेगा में नंबर 1 पर मजदूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। ठीक है, कितने रुपए मिलते हैं इसके तहत, इसके तहत 309 रुपए की मजदूरी, जबकि सबसे कम बिहार में और झारखंड में भी कितने रुपए मिलती है, 168 रुपए दैनिक मजदूरी मिलती है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।